जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी परिवार एएसबी क्लासेस में। आइए हम शुरू करते हैं अगले क्लास के रिवीजन के बारे में। एक नया टॉपिक हमारा है शुरू होता है। इससे पहले हमने क्लास में आपको बता दिया था कि जो सजातीय स्वर होते हैं, विजातीय स्वर होते हैं, स्वर को वर्गीकरण करने के लिए हमने आपको सारी चीज़ें बता दिया था। अब आगे चलते हैं हम। एक अगला टॉपिक हमारा नया टॉपिक है जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, उनके बारे में शुरू करते हैं। देखिए, होता है क्या है, परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। ठीक है, ये क्या होता है भैया? अंतरिक्त वर्ण के हिसाब से हमें क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हमने स्वर को वर्गीकृत करना सीख लिया है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि जो चंद्र बिंदु होता है, ठीक है, चंद्र बिंदु आप देखते होंगे जो ऊपर चंद की तरह बना होता है, जो चाँद की तरह बिंदु करके बना होता है। ठीक है, इनमें ये बिंदु कई प्रकार के होते हैं। आपको अनुस्वार भी देखने को मिलता होगा, आप इस तरीके से भी, और आप इस तरीके से भी देखने को आपको मिलता होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि अनुनासिक स्वर हमारा इनको हम अलग 3 भागों से बाँटते हैं। जो बिंदु होते हैं वो 3 प्रकार से हम देख लो बाँट लेते हैं। देखते हैं, जैसे बात करें अनुनासिक स्वर, अनुनासिक होता है मतलब जो चंद्र बिंदु की तरह होता है उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। जो चंद्र बिंदु की तरह होती है उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। इनको किनके अंतर्गत रखा गया है, क्या-क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं कि वो चीज़ें क्या होती हैं, क्या चीज़ नहीं होती है। ठीक है? आइए देखते हैं कि अनुनासिक स्वर की अगर हम बात करें कि जिनमें जिनमें नाक से कम, मुख से ज़्यादा वायु निकलती हो। कब निकलती हो? उच्चारण के समय निकलती हो। कब निकलती हो भैया? उच्चारण के समय। अगर हम जिनमें नाक से कम और मुख से ज़्यादा वायु निकले उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ठीक है? बात करें अनुस्वार की, तो अनुस्वार वे होते हैं जिनमें नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकलती हो। कब? जब किसी चीज़ का उच्चारण कर रहे होंगे हम तब। ठीक है? विसर्ग क्या होता है? संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है, या संस्कृत का शब्द होता है जो स्वरों के बाद प्रयुक्त होता है। जैसे अगर बात करें हम प्रातः, आप देखते होंगे अतः, दुःख, प्रातःकाल, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी। ये देखिए आप हमेशा कि हमेशा स्वर के बाद जो होते हैं ये प्रयोग होते हैं। ठीक है? जैसे प्रातः लिखा हुआ है, ता फिर आ फिर जाके आपका विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है? तो इसी प्रकार का देखते हैं अनुनासिक हमारा क्या है? या तद्भव हिंदी शब्दों में प्रयोग होता है, अर्थात यह तद्भव हिंदी। ठीक है, अभी हम तद्भव तत्सम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे। अभी आप थोड़ा थोड़ा केवल नॉलेज ले लीजिए कि हाँ क्या चीज़ होती है। तो अगर हम बात करें कि तद्भव हिंदी शब्दों में प्रयोग होता है, मतलब क्या है? जैसे ये आप देखते होंगे गांव, चाँद, दाँत, काँटा, पाँच, ये सब आप देखते होंगे ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुनासिक लगा होता है। ठीक है? क्या लगा होता है भैया? अनुनासिक लगा होता है। ठीक है? हो गया, हाँ भैया ठीक है। बात करें अनुस्वार की, जो आप देखते होंगे कहीं-कहीं आपको जब नाक, जैसे आप बोलेंगे गाँव बोलिएगा, अनुनासिक में थोड़ा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे आप बात करें कि अनुनासिक में आप बोलिए जैसे गाँव, तो देखिए आप ना से क्या हो रहा है? नाक से कम और मुख से ज़्यादा वायु निकल रही है। कहोगे हाँ भैया, इन चीज़ों का उच्चारण करते वक़्त हमारे मुख से नाक से कम और मुख से ज़्यादा वायु निकल रही है। कहोगे हाँ भैया क्लियर है। आप इनका खुद बोल के उच्चारण करके देखिएगा। ठीक है? बात के अनुसार में हमने बताया कि नाक से अधिक निकले और मुख से कम निकले, अर्थात जैसे इनका क्या होता है? ये तो तद्भव में होते हैं अनुनासिक, लेकिन यह क्या होता है? यह तत्सम संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है। ठीक है? ये किस में होता है? देखो, तद्भव जो होता है वो हिंदी शब्द है हमारा, और जो तत्सम होता है वो संस्कृत शब्द होता है। ठीक है? तो बात करें कि जो हमारा अनुनासिक होता है वो तद्भव में होता है, और जो तत्सम में होता है वो क्या होता है? अनुस्वार होता है। क्लियर? कहोगे हाँ भैया क्लियर है। जैसे बात करें उदाहरण की, उदाहरण देखिए चंद्र, दाँत, कंटक। ठीक है? इन सब का जब आप उच्चारण कर रहे होंगे, देखिए नाक से अधिक लग रहा है और मुख से आपकी कम वायु निकल रही है जब आप इनका उच्चारण कर रहे होंगे तब। बात करें विसर्ग की, तो विसर्ग हमने आपको क्लियर कर दिया कि जो संस्कृत शब्दों के स्वर के बाद जो यूज़ होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। क्लियर? कहोगे हाँ भैया इतनी बातें हमको क्लियर हैं। ठीक है? आइए कुछ देखते हैं, कुछ विद्वानों के द्वारा इनको किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। बात करें कि पंडित किशोरी प्रसाद जी, हमारे वाजपेयी के अनुसार जी, मतलब ये बहुत बड़े हमारे हिंदी के वो थे, तो इन्होंने बताया कि अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं हैं। कहने का मतलब क्या है भैया? कि अनुस्वार और जो विसर्ग होते हैं वे स्वर नहीं होते हैं, उन्हें स्वर के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। बात करें, यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते हैं, अर्थात व्यंजन जैसे होते हैं, व्यंजन की तरह स्वर से पहले नहीं आते हैं, बाद में आते हैं। कब आते हैं भैया? उनके बाद। ठीक है? उनके पूर्व जो होते हैं वो तब यूज़ किए जाते हैं। ठीक है? बात करें अतः, इनको अयोगवाह कहा गया, मतलब कि जब व्यंजनों के तरह स्वर से पहले नहीं आते हैं, बाद में आते हैं, तो उन्हें क्या कहा गया? उन्हें बोला गया भैया अयोगवाह कहा गया, और इन्हें अनुस्वार और विसर्ग को स्वर के अंतर्गत नहीं रखा गया। क्लियर? तो कहोगे हाँ भैया क्लियर है। आइए देख लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से कि जैसे लिखा हुआ है, क्या देखो, ठंड लिखा हुआ है,
अतः लिखा हुआ है। अतः मतलब क्या, आ लिखा हुआ है, ता आधा ता लिखेंगे, फिर आ लिखेंगे, आ में अनुस्वार लगाएंगे, ठीक है। तो जो ये आ जाएगा इसे अयोगवाह कहेंगे। जो आ लिख के बाद में विसर्ग लगा हुआ है आपको, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, हम अयोगवाह स्वर बोलते हैं, ठीक है। प्रातः में आप देख रहे होंगे, ठीक है। बात करें कि अगर देखिए आप जैसे आप देखना चाहेंगे, विजुलाइज करिए कि जो का लिखा होता है, हमने इसको सबसे पहले क्लास में आपको हमने क्लियर कर दिया कि जब कभी भी हम का को जो होते हैं उन्हें हम लिखते समय उनमें क्या लगाते हैं, उनमें हलंत लगा के उनका आधा बनाते हैं, ठीक है। जैसे बात करें का में लिखते हैं, तो का में खा हुआ, खा में से लिखते हैं, गा में, जी में। तो जो ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ये हमने आपको पहले क्लास में डिस्कस कर दिया था। बात करें यहाँ पे व्यंजन स्वर से पहले आता है, हमेशा क्या होता है, व्यंजन स्वर से पहले आता है। हिंदी कोई दो स्वर साथ नहीं आते, हिंदी में कोई दो स्वर साथ नहीं आते, मतलब आप कभी भी हिंदी का कोई भी शब्द देखिएगा उसमें दो स्वर एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अतः क्रिया शब्द ना हो, मतलब वह क्रिया शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर, तो कहोगे हाँ भैया क्लियर है। आइए देख लेते हैं और थोड़ी चीज़ें, ठीक है। हमने आपको बताया तत्सम, तद्भव और स्वर के अनुसार जो होता है उनके बारे में। तो जो तद्भव बताया था हमने, आप उसमें क्या होता है, अनुनासिक, जैसे हंसना हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हंसना, क्या हुआ, हंसना हुआ। तद्भव है कौन सा, अनुनासिक में होता है, हमने बताया जैसे हंसना, ठीक है। बात करें तत्सम, तत्सम जैसे हमने बताया कि तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत में, जैसे आप बात करें किसकी, कैंची, कैंची बोलेंगे ना, तो स्वर के बाद जो, या और क्या होता है, जो आपका क्या होता है, विसर्ग होता है, वो हमेशा स्वर के बाद प्रयोग किया जाता है। कहोगे हाँ भैया ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। कहोगे हाँ भैया क्लियर है। आइए देख लेते हैं थोड़ा व्यंजन के बारे में, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, उनको हम किन किन कैटेगरी में रखा गया है, किन किन व्यंजनों को क्या क्या नाम दिया गया है, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कहोगे हाँ भैया डिस्कस कर लेते हैं। बात करें व्यंजन जो होता है, देखो व्यंजन को पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है, इनको हम ही नहीं, मतलब ये जो व्यंजन बने हुए हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। जैसे बात करें का, ख, ग, घ, इया, ठीक है। चा, छ, ज, झ, इया, अड़ा, ठीक, इया, टा, ठा, डा, ढ, अड़ा, ता, थ, द, ध, ना, पा, फा, ब, भ, मा, ठीक है। इतना हुआ। तो ये देखिए जो आपके जो चार वर्ग के समूह हैं, चार वर्ग वाले जो जितने हैं, उनको हम स्पर्शी कहते हैं, ठीक है। स्पर्श संघर्षी कहते हैं या स्पर्शी कह सकते हैं, आप कुछ भी कहिए। तो चार समूह वाले जितने भी हैं, कहाँ से लेके, केवल चार चार वर्ण, कौन कौन से, चा, छ, ज, झ, इन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी वर्ण कहते हैं। कहोगे हाँ भैया ठीक है। बात करें कि वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या जो होती है वो 25 होती है, मतलब जो वर्गीय व्यंजनों की जो कितनी संख्या होती है वो कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, वर्गीकृत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है। जिसमें 16 क्या होते हैं, स्पर्शी होते हैं, चार जो होते हैं स्पर्श, ये जो 16 होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, और जो हमारे 5 होते हैं वो नासिक व्यंजन होते हैं। जैसे नासिक व्यंजन कौन कौन से, जो नाक से बोलने पे आवाज़ है, जैसे इया, अड़ा, ना, मा, इन सबको बोलने में आपको नाक से माध्यम से आप व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। तो कहोगे हाँ भैया ठीक है। हमने बताया चार, आपको जो चार समूह के थे उन्हें क्या बोला गया, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोला गया। कहोगे हाँ भैया क्लियर है। देख लेते हैं अंतस्थ, अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं हमारे, वे कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो कौन से होते हैं। अंतस्थ, यहाँ पे देख लीजिए, ये चीज़ और क्लियर कर लीजिएगा, जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से, का, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, ठीक है, ता, थ, द, ध, पा, फ, ब, भा, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। लेकिन जो स्पर्श संघर्षी होते हैं वो अलग होते हैं, वो कौन से होते हैं, वही चार समूह वाले हमारे, ठीक है। और जो नासिक होते हैं, जो पांचवें वाले होते हैं, मतलब हर वर्ग के जो पांचवा वर्ण है, हर वर्ग के पांचवा जो व्यंजन है, वो सब क्या होते हैं, वो नासिक होते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण नाक से होता है, ठीक है। कहोगे हाँ भैया ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जैसे या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, इन्हें क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे बात करें हम, इनको कुछ विद्वानों ने कहा कि जैसे कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन भी कहा। किनको कहा भैया, इन्हीं को, कौन से, हमारे या वाले, मतलब या, रा, ला, वा को, ठीक है। फिर अगर हम बात करें या जो होता है, जैसे या कहाँ यूज होता है, जैसे आप देख लें कौवा, लेकिन आया, लेकिन आप बोल कर रहे हैं या की तरह, आपका उनका उच्चारण कर रहे होंगे। कौवा होता है, वाह कभी कभी ऐसा लिखते हैं, उच्चारण कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। आप देखते होंगे महिला, ठीक है, महिलाएं होती हैं, आय, आइए होता है, ठीक है। तो देखते होंगे जो रा होता है, जो आपका या तो मतलब आपका जो या समूह वाले हैं, मतलब या से जो जो आपको होते हैं, उन्हें हम सप्रवाह व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। जो रा से होता है वो प्रकम्पित होते हैं,
मतलब जो रा से लुठित व्यंजन होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, रा को हम प्रकंपित या लुठित व्यंजन भी कहते हैं। आपका जो ला होता है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तीनों का जो चारों का नाम है वो क्या है, वो अलग अलग है। या को हम बोलते हैं क्या, संघर्षहीन, ठीक है। और जो रा होता है उन्हें प्रकंपित या लुठित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जो ला होता है उन्हें हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्लियर, कहोगे हाँ भैया ठीक है। आइए देख लेते हैं उष्मीय व्यंजन क्या होते हैं। जो उष्मा मतलब निकलने में हमारे मुंह से उच्चारण करते वक्त क्या हो, थोड़ी उष्मा निकले, ठीक है, जिसमें उष्मा निकलती है उन्हें हम उष्मीय व्यंजन कहते हैं। अब कौन कौन से उच्चारण करने पे हमें पता लगेगा कौन व्यंजन हमारे होते हैं जिनको उच्चारण करने में उष्मीय व्यंजन होते हैं, जिनके वर्णन के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि आपको जैसे आप अपना हाथ लगाइए मुंह के सामने और इन सभी जैसे सा, शा, शा और हाँ, इनका जब आप बोलेंगे तो आपका हाथ लगाइए मुंह के सामने और उच्चारण करिए। देखिएगा आप कि इनमें क्या होता है, गर्म हवा निकलती है जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो, ठीक है। जैसे जैसे बात करें हम शा की, तो आप हाथ लगा के और सा वर्ण का उच्चारण करिए तो देखिएगा कुछ ना कुछ गर्म से अंदर से गर्म हवा आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे क्या होते हैं, इन्हें उष्मीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है कि इंसान का दिमाग जो होता है थोड़ा गर्म हो जाता है, तो इन्हें इन शब्दों का उच्चारण करने से क्या होता है, मस्तिष्क जो होती है, जो अंदर की गर्मी ज़्यादा अगर हो जाता है तो वो क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इन वर्णों का आपको उच्चारण करते रहना चाहिए, ठीक है। तो बात करें कि कभी भी आप जब वर्ण का उच्चारण करें और अंदर से श्वास खींचने पे क्या हो या निकालने पे, तो क्या उन शब्दों का उच्चारण करने में क्या हो कि आपका अंदर से गर्म हवा निकलती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम उष्मीय व्यंजन कहते हैं। क्लियर, तो कहोगे हाँ भैया क्लियर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या चीज़ें बची हुई हैं इसमें, ठीक है। बात करें अवगत स्वर क्या होते हैं। अवगत स्वर कहते हैं क्या होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए। मतलब क्या मतलब ये है इसका कि अवगत स्वर कौन से होते हैं, यदि अंग्रेजी के शब्दों को आप हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे हॉस्टल हुआ, ठीक है, देखिए हॉस्टल हुआ, हॉस्पिटल, इसमें तो क्या होता है, आप देखिए इसमें क्या होता है, ऊपर चंद्र बिंदु लगा, लेकिन चंद्र बिंदु के बीच में जो होती है बिंदु नहीं होती है। देखते होंगे ना, आप हॉस्टल को लिखते हैं, हॉस्टल को ऐसे लिखते हैं, हॉस्पिटल को लिखते हैं कैसे, ऐसे हिंदी में लिखते हैं, कॉलेज ऐसे लिखा जाता है, नॉलेज ऐसे लिखते होंगे, कॉफ़ी ऐसे लिखते होंगे, ठीक है, ऑपरेशन ऐसे लिखते होंगे। मतलब क्या हुआ, इनमें जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है, चंद्र बिंदु के बीच में जो होता है वो बिंदु नहीं होता है, इसलिए इन्हें चंद्र बिंदु ना कह के हम अवगत स्वर कहते हैं। ये स्वर के अंतर्गत रखे जाते हैं। कौन से, जैसे आप किसी अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखें और क्या आ जाए, आपका अनुनासिक की तरह वो आए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि अवगत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अवगत स्वर कहते हैं। जिनमें चंद्र बिंदु में बीच में बिंदु ना हो उन्हें हम अवगत स्वर कहते हैं। क्लियर, तो कहो कि हाँ भैया क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट रिवीजन करवाने के लिए, ठीक है। बाकी इतना आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है, प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। बाकी आपको मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।